नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में तीसरे फेज के चुनाव के तहत आने वाली 10 लोकसभा सीटों के सभी बूथों पर नमो ऐप के माध्यम से होने वाली नमो रैली को संबोधित करने वाले हैं। इस अवसर पर वो कुछ बूथ अध्यक्षों से भी बात करेंगे। प्रदेश महामंत्री संजय राग ने कहा कि तीसरे चरण में संभल, बदायूं, बरेली, आंवला, एटा, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद और मैनपुरी में मतदान होना है। यहां 7 मई को मतदान होगा। संजय राय ने कहा है कि नमो रैली में बूथ समिति के सदस्य और पन्ना प्रभारियों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। प्रदेश, क्षेत्र और जिलों के पदाधिकारी भी अपने बूथों पर जाकर इस नमो रैली से जुड़ेंगे। कुछ बूथ अध्यक्षों से प्रधानमंत्री खुद बात भी करेंगे और पार्टी की गतिविधियों की जानकारी भी लेंगे। तो आगामी आम चुनावों के लिए प्रचार पर अब सभी पार्टियों ने जोर दे दिया है, क्योंकि राजनीतिक दलों और नेताओं ने चुनावों के लिए कमर कस ली है। इसको लेकर अब नेताओं की जनसभाएं और नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज केरल के वायनाड में पहुंचे। वहां से हालांकि वो नामांकन भी करने वाले हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से नामांकन करेंगे। शर्मा के नामांकन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के भी शामिल होने की संभावना जताई गई है। राहुल गांधी की बात करें तो पिछला लोकसभा चुनाव राहुल गांधी ने 5 लाख के आतंक से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार वायनाड का मुकाबला राहुल गांधी के लिए आसान नहीं होने वाला है। इस चुनाव में राहुल के खिलाफ सीपीआई के महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा है। पार्टी ने इनको वायनाड से उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार दिया है। हालांकि बीजेपी से राहुल के खिलाफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्र चुनावी मैदान में होंगे। ये तीनों कद्दावर नेता हैं, इसलिए माना जा रहा है कि इस सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि राहुल गांधी दोनों के मुकाबले एक बड़ा चेहरा है और इस सीट से मौजूदा सांसद भी हैं। तो आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह 6 महीने के बाद आज जेल से बाहर आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को उन्हें दिल्ली शराब नीति केस में जमानत दे दी थी। लीगल प्रोसेस की वजह से कल रिहाई नहीं हो पाई। उनकी पत्नी अनीता सिंह बेल फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट भी पहुंच गई हैं। संजय सिंह के वकील ऋषिकेश कुमार का कहना है कि आज सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर कॉपी पहले राउस एवेन्यू कोर्ट जाएगी, जहां उनकी जमानत की शर्तें तय की जाएगी। यहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स तिहाड़ जेल सुप्रीडेंट के पास भेजे जाएंगे और इसके बाद संजय सिंह की रिहाई हो जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और इसी साल जनवरी में ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम भी जोड़ा था। मई 2023 में संजय सिंह ने दावा किया था कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है। ईडी ने इस पर कहा कि हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम 4 जगह लिखा गया है, इसमें से 3 जगह नाम सही लिखा गया है, सिर्फ 1 जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। सिब्बल ने दावा किया है कि 2014 से भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे 25 विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं और इनमें से 23 को राहत भी मिली है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगाते आए हैं कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन बन गई है, जिसमें भ्रष्ट नेताओं के जाते ही उन पर लगे दाग धुल जाते हैं। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी में शामिल होने पर नेताओं पर दर्ज भ्रष्टाचार के केस बंद हो जाते हैं। दरअसल कपिल सिब्बल की तरफ से एक खबर के जरिए ये दावा किया गया है। हालांकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए समय सिब्बल ने इस खबर को शेयर नहीं किया। राज्यसभा सांसद ने कहा कि विपक्ष के खिलाफ बीजेपी का राजनीतिक विमर्श, कथित भ्रष्टाचार, फिर भी भ्रष्टाचारियों को गले लगाओ। 2014 के बाद से भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे 25 विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल हुए और 23 को राहत मिली। एक रिपोर्ट में भी कहा गया कि 2014 के बाद से कथित भ्रष्टाचार के मामलों में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करने वाले 25 प्रमुख नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये नेता कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी जैसे दलों को छोड़कर आए हैं और इसमें सबसे ज्यादा तो कांग्रेस के ही 10 नेता हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के केस दर्ज थे, लेकिन फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। दूसरे नंबर पर एनसीपी और शिवसेना है और जिसमें कुल 4 नेता ऐसे हैं जो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी के मुताबिक तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वजन तेजी से गिर रहा है। आपका कहना है कि गिरफ्तारी के बाद से केजरीवाल का वजन लगभग 4 किलो कम हो गया है और इसे लेकर डॉक्टर्स ने चिंता भी जताई है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जब यहां लाए गए थे तब उनका वजन लगभग 55 किलो था और अब उनका वजन 55 किलो ही है। तिहाड़ प्रशासन के मुताबिक जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री की सेहत ठीक है, उनका शुगर लेवल भी बिल्कुल नॉर्मल है। उन्होंने हालांकि आज सुबह अपने बैरक में योगा किया, ध्यान लगाया और वॉक भी किया
और जेल के डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य के बारे में फिलहाल कोई चिंता नहीं जताई है। दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। राउस एवेन्यू कोर्ट ने 1 अप्रैल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद उन्हें तिहाड़ जेल में डाल दिया। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अरविंद केजरीवाल को गंभीर डायबिटीज है। स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद वो देश की सेवा में 24 घंटे लगे रहते थे। गिरफ्तारी के बाद से अब तक अरविंद केजरीवाल का वजन 4.5 किलो घट गया है और ये बहुत ही चिंताजनक है। आज बीजेपी उन्हें जेल में डालकर उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ हो गया तो पूरा देश तो क्या, भगवान भी इन्हें माफ नहीं करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने बदायूं से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया है। बीजेपी ने उनकी जगह इस बार दुर्विजय साक्य को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सीएम योगी प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित भी करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनके मंच पर पहुंचने से पहले ही संघमित्रा पर आंसू पोंछते हुए वीडियो वायरल हो गए और इसको लेकर अब उन्होंने सफाई दी है। संघमित्रा ने कहा कि राजा दशरथ की मार्मिक कहानी सुनकर वो भावुक हो गई थी। हमारे बगल में प्रदेश की मंत्री गुलाबो देवी भी बैठी हुई थी। उस वक्त कार्यक्रम चल रहा था, तो वहीं अब राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी वो, और ये कहानी भावुक और मार्मिक थी। निश्चित तौर पर महिला होने के नाते भावुक होना स्वाभाविक सा विषय है। सिर्फ उस कहानी की वजह से ही आंखें नम हुई थी। आपको बता दें कि बदायूं से टिकट कटने के बाद भी संघमित्रा मौर्य बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में गई थी और इस दौरान वो हंसते मुस्कुराते नजर आई थी, जिस पर लोगों ने उन्हें पार्टी का अनुशासित सिपाही बताया था। लेकिन अब संघमित्रा का रोते हुए वीडियो सामने आने के बाद तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। मंच पर भाषण देने से पहले वो रोती हुई नजर आई। हालांकि बाद में उन्होंने दुर्विजय साक्य के समर्थन में भाषण दिया और उन्हें जिताने की अपील भी की। माना जा रहा है कि संघमित्रा टिकट कटने से आहत हैं। मंच पर हमारे बगल में प्रदेश की मंत्री आदरणीय गुलाब देवी जी बैठी हुई थी और उस वक्त कार्यक्रम नहीं चल रहा था, तो आदरणीय मंत्री जी एक राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी और वो कहानी भावुक था, मार्मिक था। तो निश्चित तौर पर महिला होने के नाते भावुक होना एक स्वाभाविक विषय है और सिर्फ उस कहानी की वजह से आंखें नम हुई थी। संघमित्रा मौर्य कोई कमजोर नहीं है। संघमित्रा मौर्य बहादुर महिला है और इस देश की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिला है। तो वो इतनी छोटी छोटी चीजों पर उसकी आंखें नम होना या भावुक होना कतई उसके ऊपर शोभा नहीं देता है।